बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़नी है मेरा दिल तेरी जागीर, रिटन बाय एमल अब्दुल की 4th एपिसोड। तो आप सबकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शुक्र अल्लाह का, पहले से तबीयत थोड़ी सी बेटर है, लेकिन अभी ठीक नहीं हुई मुकम्मल तौर पे। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि अगली एपिसोड लॉन्गेस्ट होगी, क्योंकि जितना पढ़ा गया इजीली ना, कल भी आपको पता है कल रिकॉर्डिंग के दौरान ही तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी भी मैं कम्बल के अंदर फुल घुस के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि पता है आपको, ये वाले नावल के कॉपी राइट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड है नावल ऑर्चर्ड के लिए पास। तो इसको कोई भी अपने चैनल पे अपलोड करने से गुरेज करे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है मेरा दिल तेरी जागीर, रिटन बाय एमल अब्दुल की 4th एपिसोड। क्या कहना है, जल्दी कहें। आपको पता नहीं कितनी मुश्किल से बच के यहाँ आई हूँ। फलक आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके अंदर आती बेड पर पाँव लटका कर बैठे लेटे पलाज को देखकर गुस्से और नाराज़गी के मिले जुले तासुरात से बोली, कहना सुनना बाद में होगा, पहले मैं देखूँ तो सही मेरी बीवी लग कैसी रही है। इसने फलक के चेहरे से निकाब हटाने की कोशिश की, जिसे सिंधी कल्चर में दुल्हन को माइयों के बाद पहनाया जाता है ताकि उस पर टूट कर रूप है। ये निकाब दुल्हन के पूरे चेहरे पर होता है, बस आंखें देखी जा सकती हैं। ये हटाने से मम्मा और दादा ने सख्ती से मना किया। वो इसके हाथ झटकती पीछे होते बोली, क्या मतलब, अब मैं अपनी बीवी का चेहरा भी नहीं देख सकता? वो हैरत की ज़्यादती से चीखा। बलाज प्लीज़ क्या कर रहे हैं? वो इसके चीखने पर दरवाजे की जानिब देखती इसके होंठों पर हाथ रख गई, जिसे फ़ौरन बलाज ने चूमा। बलाज नो प्लीज़। इसके होंठों के नमस को अपने पोरों पर महसूस करते हुए फ़ौरन से पहले अपना हाथ खींच चुकी थी। जब इसकी झुकी पलकों को दिलचस्पी से देखने इसने इसके निकाब की जानिब हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी से इसका हाथ पकड़ कर इल्तिजाइया बोली, क्या मजाक है यार, तुम बीवी हो मेरी? यह राह चलती औरत जिसे मैंने नकाब में देखकर नज़र झुकाकर गुजर जाऊँ, और मैंने कहा भी था हम डिनर इकट्ठा करेंगे, तो इस बोझ को लाद कर आने की क्या ज़रूरत थी? अब कैसे खाओगी तो खाना तुम? वह बदमज़गी से बोला और नकाब के पीछे फलक के लब मुस्कुराए। मुझे नहीं पता, आपने कहा था कि लाजमी आना, तो मैं आ गया। अब आप खाना खाएं, मैं तो वैसे भी खा चुकी हूँ। इसने नज़रों का जाविया बदलते कुछ सच कुछ झूठ का और सामने सजी टेबल को देखा जो यकीनन इसे डिनर के लिए अरेंज किया थी। मेरे बगैर खा लिया? नकाब के ऊपर से इसके मुस्कुराहट में ढले लबों पर उंगली फेरते इसने पूछा। फलक चटपटाकर नजर इधर उधर दौड़ाने लगी। इसे बहते इस देख इसे शिद्दत से अपने यहाँ आने की गलती का एहसास हुआ। वो मम्मा ने झूठ मत बोलो। इसके होंठों पर उंगली रखते इसे खामोश करवाते का। फर्क डर के इसे देखने लगी। नकाब से दिखती मेकअप से पाक नीली आंखों को देख पलाज का दिल डोलने लगा। वो दिल की सतह पर लब्बैक कहते इसकी आंखों पर झुका और अकीदत से इन्हें चूम लिया। तुम्हारी आंखें मुझे पागल बनाती हैं मिसेस बलाज, इन्हें नकाब पहनाओ। कुछ देर खुद को सर आप करने के बाद वो पीछे हटता बोला। फलक के ये पलके उठाना मुश्किल हो गया। वजूद में लर्जिश सी पैदा हो रही थी। मम्मा मैं जज जाऊँ? तेज़ तेज़ सांसें लेते हुए पूछने लगी। नहीं। इसके चेहरे पर उंगली से लकीर खींचते हुए खमार आलूद लहजे में इसने कहा। पापा प्लीज़, इसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। अच्छा चलो पहले खाना खाते हैं। इसके टोकने पर अपना मूड ख़राब होते देख इसने इसका हाथ थामा और इसे लिए टेबल की जाने बढ़ा। पापा पर मैं कैसे खाऊंगी? इसने याद दिलाते हुए कहा। बलाज मुड़कर लब फेंचे इसे देखने लगा। शौहर से ज़्यादा तुम्हारे लिए सास और दादी की बातों की अहमियत है, इसने बेतासुर लहजे में पूछा। फलक ने बेख्तियार हाँ में गर्दन हिलाई। बलाज के तासुरात मजीद सख्त हुए। मम्मा मैं क्या करूँ? इन्होंने कहा कि फिर मैं प्यारी नहीं लगूंगी, और प्यारी नहीं लगी तो आप मेरी तारीफ़ नहीं करेंगे, और दुल्हन की तारीफ़ ना हो तो इसे बहुत बुरा लगता है ना। वो मासूमियत से बोलती बलाज को कहकर लगाने पर मजबूर कर गई। ओह तो ये बात है, फिर तो तुम्हें पर्दा करना ही चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो, और तुम चाहो तो मैं हर वक्त भी तुम्हारी तारीफ़ कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मोहब्बत से इसके चेहरे को अपनी गिरफ्त में लेते बोला और नकाब में से ही इसके होंठों पर अपने होंठ जमा दिए। फलक इस अमल पर बौखला सी गई। अपनी आंखें मुदे लरसते वजूद के साथ इसके हसार में खड़ी थी। कुछ देर बाद वो खुद को सराब करते पीछे हटा और नरमी से बोला, तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, तुम आराम से यहाँ बैठ कर खाना खाओ, मैं बाहर बालकनी में हूँ। वो अपनी प्लेट लेकर बालकनी में चला गया, जबकि फलक कपकपाते वजूद को संभालते सोफे पर बैठ गई। वो अपनी ज्वेलरी और शर्ट के पिनों से आज़ाद होती और वो अपनी ज्वेलरी दुपट्टे की पिनों से आज़ाद होती दुपट्टा बेड पर रखती आईने के सामने आई थी और अपनी शर्ट को ऊपर करके कमर और पसलियों के नीचे से अपने निशानात वाज़ेह होते देख दुखते जिस्म से डबडबाई आंखों से चेहरे पर हाथ रखकर रो दी कि तभी से कुछ एहसास हुआ। चेहरे से हाथ हटाकर इसने आंसू से भरी आंखें जैसे ही आईने में उठाई वो साफ रह गई। आईने में नजर आता अक्स जिसका था उसके तो साय से भी नफरत थी इसे। अनाया जल्दी से सीधी होती अपनी शर्ट ठीक करके पलटी, तब तक वो भी करीब आ चुका था। आप क्यों ये ऑइंटमेंट लगा लेना, इसकी बात को नज़रअंदाज करते इसने कहा और ऑइंटमेंट ड्रेसिंग पर रख कर जाने लगा। मुझे नहीं लगानी है, चीख कर कहती वो ड्रेसिंग से ऑइंटमेंट उठाकर दरवाजे पर मार चुकी थी। इसकी बदतमीज़ी पर इसके दरवाजे की जानिब बढ़ते कदम थमे और गुस्से से मुठियाँ भींच चुकी थी। वो पलटा और एक ही जस्ट में इस तक पहुंचकर इसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेकर इसे खुद की जानिब खींचा तो वो टूटी डाल की तरह इसके सीने का हिस्सा बनी।
क्या बदतमीज़ी है ये, तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह बिहेव करो, आइंदा इस तरह की हरकत की तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। शराफत से ये लगा रहा हूँ, मुझे अपनी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। इसने इसकी कलाई सख्ती से दबोच कर कहा। कलाई में पकड़ इतनी मजबूत थी कि कांच की चूड़ियाँ टूटकर ज़मीन पर गिरी, जिससे अनाया चौंकी और ज़बरदस्ती इससे अपना हाथ छुड़वाकर बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा और नकाब पहना। वहाँ से नासमझी से इसकी हरकत देखने लगा। आप जाइए यहाँ से, किसी ने देख लिया तो। वो एक बार फिर इसकी बात काटता हुआ बोला, देख लिया तो देख लिया, अपनी बीवी के कमरे में किसी गैर के नहीं। सख्ती से कहते हुए दरवाजे के करीब पड़ी ट्यूब उठा ला और इसके करीब रुका। खुद लगा रही हो या मैं हेल्प करूँ? ऑइंटमेंट इसकी तरफ बढ़ाते इसकी आंखों में देखकर कहा, जो नकाब से नजर आ रही थी। मम्मा मैं नहीं लगा रही, आपको क्या मसला? इसकी बात खत्म होने से पहले वो बेड पर धकेल चुका था और बेदर्दी दुपट्टा खींचकर इसके हाथ इससे ऊपर की जानी बांधते हुए एक झटके से इसके पाँव सीधे करके इस पर अपना घुटना रखा और इसे समझने का मौका दिए बगैर इसकी शर्ट ऊपर करके एक हाथ से ऑइंटमेंट का कैप हटाकर इसकी कमर और पेट पर फैलाकर मसाज करने लगा। हल्के हल्के से मसाज करता हुआ अपने काम में मसरूफ़ था, जबकि अनाया को लगा इसके लब भी सी दिए गए हों। वजूद सुनसा हो गया, वो हरकत भी नहीं कर पाई थी। बिल्कुल चुपचाप पड़ी इसके हाथों के लम्स को अपने जिस्म पर रेंगते महसूस करती रही कि वो अपना काम ख़त्म करते झटके से अपने मुकाबले करके इसके हाथ खोलने लगा। रोज़ाना मुजरिमों को पकड़ता और इनके कसमल निकालने के लिए इस तरह के कामों में माहिर हो चुका हूँ। अगर तुम मेरे साथ ठीक से रहना चाहते तो ठीक है, वरना मुझे बहुत तरीके आते हैं लातों के भूतों को लातों से मनाने के। और जब मैंने कह दिया कि मुझे किसी फजूल रस्म में कोई दिलचस्पी नहीं, तो क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? पर्दा करो, पर महरम से नहीं। वो उसके दिमाग में अपनी बातें बिठाते इसके हाथ खोलने के बाद इसका नकाब भी खोल चुका था और इसके कपकपाते लबों को देख नजरें फेर किया। अनाया बेजान मूरत बनी इसकी हरकतों सकना से बेबहरा जो चुपचाप इसकी मनमानियाँ सह रही थी। वजूद पर लर्जा तारी तब हुआ जब इसने इसका नकाब उतारा और कमर से पकड़कर खड़ा किया। जाओ चेंज करके सो जाओ, वो कहकर इसके क़यामत से सरापे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गया। अनाया फ़ौरन से पहले बाथरूम में भागी और दरवाजे से रेक लगाकर फूट फूट कर रो दी। इसका छूना, इस्तेहकाक से देखना और हक जताना, ये सब बातें से अपनी तौहीनी तो लगती थी। वो किसी सूरत से खुद पर हक जताने का यहाँ भी रवादार नहीं थी, लेकिन वो खुद सर बेलगाम घोड़ा कब किसकी सुनता था, और इसकी बात तो वैसे भी हमेशा बीच में काट कर अपनी सुनाता था। अनाया को अब इस बात का दुख था कि इसने इसे रोका क्यों नहीं, क्यों इसे खुद को छूने दिया। वो जल्दी से शावर के नीचे आई, रगड़ रगड़ कर अपनी कमर से इसके हाथों के लम्स धोना शुरू कर दिया कि इसे इस जगह शदीद चुभन हो रही थी। आधे घंटे शावर लेने के बाद बाहर आई तो देखा फलक पुरसुकून से बैठ के एक किनारे पर सो रही है। वो भी अपने अकड़ते वजूद समेत बेड पर गिर गई और फजर के करीब मिलाकर नींद ने इसे अपनी आगोश में ले ही लिया। अनाया ने भी ना इज्जत नहीं रास, जो बंदा थोड़ा जिन्ना तन वैल्यू कर रहे थे तन फिर इज्जत नहीं बच रही। एक दिन के वक्फे के बाद आज बारात का फंक्शन था। वैसे तो निकाह हो चुका था और फलक की तो तकरीबन रुखसती भी तय पा गई थी, लेकिन सब कुछ रस्म और रवाज के मुताबिक करते हुए आज अनाया के साथ फलक को भी रुखसती थी। कल दोनों दुल्हनों को अपने अपने पिया के नाम की मेहंदी भी लग चुकी थी, बल्कि गांव की खवातीन ने जमा होकर हवेली में रिवायती गीत गाकर समा बांध दिया था। फलक तो मेहंदी लगवाने के साथ साथ ये सब बहुत इंजॉय करती रही थी, जबकि अनाया सर दर्द और जिसम हरारत के बायस जल्दी जल्दी हल्की फुल्की मेहंदी लगवाकर अपने रूम में चली गई। फातिमा बेगम ने इसे दवा देकर सुलाया था, लेकिन सुबह तक इसकी तबीयत संभलने की बजाय और बिगड़ गई कि सभी परेशान हो गए। फलक ने इसका चेकअप किया, टेम्परेचर 102 था, सीना भी ख़राब था जिससे खांसी और ज़ुकाम हो रहा था। इसने दवा लिख कर दी तो फातिमा बेगम ने फ़ौरन से मुलाजिम को भेजकर दवा मंगवाई और उसे सूप पिलाकर दवा दी। शाम के 4 बज चुके थे। फलक को ब्यूटिशन तैयार करने भी लगी थी, लेकिन वो अभी तक फातिमा बेगम के सीने से लगी रोई जा रही थी। जब वक्त का एहसास करते फातिमा बेगम बोली, चंदा आप कैसा फील कर रही हो? मोहब्बत से इसके चेहरे से बाल समेट कर कान के पीछे अड़सते वो पूछने लगी। सर में बहुत दर्द है मामी, वो दहकते सर को दबाते हुए बोली। चंदा हिम्मत करो, कुछ ही देर में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें तैयार होना है अभी। और मामी ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रुखसती आज ना हो आज। वो दिमाग में चलती बात को बिलाकर ज़ुबान पर ले ही आई, जबकि इसकी बात सुनकर फातिमा बेगम दहल सी गई। कैसी बदशुगनी वाली बातें कर रही हो मेरी जान, तुम्हारी रुखसती क्यों नहीं होगी? ऐसे नहीं कहते। चलो शाबाश, हिम्मत करो और तैयार हो, मैं आज के कमरे से तुम्हारा जोड़ा लेकर आती हूँ। वो इसे डपट कर कहती उठी, जबकि अनाया के दिमाग में फिर से झक्कर चलने लगे। तो मेरी ड्रेसेस वहाँ से लाए? ये सोच आते इसका दिल कि अपने वजूद पर पहने कपड़ों को आग लगा दे। इसके दिए कपड़े पहनने से अच्छा वो खुद ही अपने लिए शॉपिंग कर लेती। दो फिट्टे मुँह दे रही थी, इज्जत नहीं बाज रही। वो इन्हीं सोचों में थी जब फातिमा बेगम भारी ड्रेस के साथ अंदर आई और ड्रेस प्लेट पर फैलाया तो फलक और इसे तैयार करती ब्यूटिशियन समेत खुद इसकी भी आंखें चंधियासी गई। मैरून कलर का इस कदर खूबसूरत लहंगा के जो देखकर दंग रह जाता। मैरून कलर का फर्शी चटापट्टी का लहंगा जिस पर हाथ की कढ़ाई से खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए थे। भारी लहंगे की खूबसूरती को मकैश और क्रिस्टल स्टोन वर्क ने और ज़्यादा दिलकश बना दिया था। मैचिंग चोली पर भी ऐसा ही काम था और इसके साथ ही भारी ज्वेलरी थी जैसे किसी महारानी की हो। अनाया को तो ये सब देखकर ही सांस अटकने लगा था, जबकि सब तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। मामी मैं नहीं। अनाया बेटा, मैंने समझाया ना, ऐसे नहीं बोलते। और देखो आज कितने चाव से तुम्हारी ये सब लाया। बेटा सबके अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर कुछ ख्वाब होते हैं मेरी जान, अपने शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करना और औरत पर फ़र्ज़ है। चलो जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ।
मैं भी तैयार होकर इंतजामात देखती हूँ। फातिमा बेगम इसे हदायत देकर वहाँ से निकली तो नाचारे से उठना ही पड़ा और फ्रेश होकर लहंगा पहनकर बाहर आई तो ब्यूटिशियन इसी के इंतजार में बैठी थी। इसे तैयार करने लगी। फ़लक तैयार हो चुकी थी और अब अपनी ज्वेलरी पहन रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों बिल्कुल तैयार थी। ब्राइड नीचे थी तैयार हो गई। बारात का फंक्शन भी शुरू हो चुका था। नीचे गार्डन खचाखच मेहमानों से भरा था। ब्यूटिशियन से इन्हें तैयार करके जा चुकी थी। इस वक्त वो दोनों अकेली थी जब इनके कज़न्स रूम में दाखिल हुए और इन्हें नीचे चलने का इशारा किया कि इनकी एंट्री का वक्त हो गया। सबसे पहले वहाज की एंट्री यानी थी तो वो अनाया को लेकर वहाज की एंट्री थी तो वो अनाया को लेकर गई, जबकि फ़लक बालकोनी से नीचे का मंजर देख रही थी। सीढ़ियाँ उतरते अनाया की बस हो चुकी थी। इसके लिए मज़ीद एक कदम उठाना भी माहौल था, जबकि सामने महरून इसके ड्रेस से मैचिंग शेरवानी पहने, सर पर अफ़गानी टर्बन पहने वहाज को अपना मुंतज़िर देख इसकी टांगें मज़ीद कांपने लगी थी। कदम चलने से इनकारी हुए, जबकि लड़कियां इसे खींचे इसके पास ले जा रही थी। अनाया का दिल करा था यहीं से वापस भाग जाए, लेकिन इसकी मर्ज़ी की क्या अहमियत थी। इसे जैसे करंट ने छुआ जब इसके बाहर की हिद्दत से गर्म हाथों को इसने अपने हाथ में लिया और कैमरामैन को ओके का सिग्नल देते पंडाल की जानिब बढ़ा, जहाँ इनके इस्तकबाल के लिए तमाम लाइट्स ऑफ करके एक स्पॉटलाइट से इन्हें फोकस किया जा रहा था। इनके हाल में कदम रखते फायर क्रैकर्स जलाए गए और फूलों की पत्तियां इन पर बरसाईं। फूलों की बरसात के दरमियान हाथों में हाथ लिए एक दूसरे की संगत में चलते वो दोनों बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी मालूम हो रहे थे। हर आंख रश्क भरी नज़रों से इन्हें देख रही थी। लाइट सुरों में जो आए जिंदगी में गाना चल रहा था, जिससे पूरा हाल एक शहर में जकड़ा हुआ था। वह जिसे नरमी से थामे स्टेज पर ले आए वो दो बार गिरते गिरते बची, लेकिन इसने तवज्जो दिए बगैर मुख्तलिफ अंदाज में पोज शूट करवाए। और जब इसे घुमाने की बारी आई तो इसने नफ़ी में सर लाते इसे देखकर कहा, मम्मा मुझे चक्कर आ रहे, प्लीज़ बस करें। वो थक चुकी थी और बाकी इसका सर चकराने लगा था। चुपचाप वो करती जाओ जो कहा जा रहा है। फिर दूसरों को हसरत भरी नज़रों से देखकर नज़र लगाने की कोशिश करती है। वो भेंचे हुए लहजे में कहकर इसका हाथ थाम कर इसे घुमाने लगा, जबकि इसके तंज पर वो जी भर कर दुखी हुई थी। मायूं में वो इनको हसरत से देख ज़रूर रही थी, लेकिन नज़र लगाने का तो इसका इरादा नहीं था। फिर वो कैसे इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता है। इसे रोना सा आने लगा। जिस अंदाज में इसने अपनी शादी सोची थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसने तो अपनी शादी को फुल एंजॉय करना था, अपनी शादी पर डांस करना था, सारी रस्मात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना था, अपनी मर्ज़ी का फ़ोटोशूट करवाना था जो टीवी पर आते शोबिस सितारों की तरह खासा बोल्ड था और न जाने किया क्या। लेकिन हो क्या रहा था। इसका दिल अनचाहा दुल्हा इसकी आदि ख्वाहिशात को अपनी नापसंदीदगी की नज़र कर चुका था। जो कुछ कर रहा था वो इस अंदाज में किसे रोना ही आ गया। अक्सर दुल्हनें इस मौके पर खुश होती हैं, अपनी शौहर की संगत पर फूलें नहीं समाती, लेकिन इसे क्या मिला? दर्द, तकलीफ़ और आंसू। घूमते घूमते वो अचानक लड़खड़ाती इसके सीने का हिस्सा बनी और कुछ पल तारीख से के साथ वो यूं ही खड़ी रही। सबको ये मंजर फ़ोटोशूट का हिस्सा लगा, लेकिन वह आज को इस हकीकत का इदराक हुआ था कि इसे वाकई चक्कर आ रहे हैं। इसने परेशानी से इसके गिर्द हसार डालकर इसका चेहरा अपने सामने किया तो खूबसूरत मेकअप के बावजूद भी इसके चेहरे पर भूली सर्दियाँ साफ अयां हो रही थी। सर मैम को बैग से पकड़कर इट्स ओवर। कैमरामैन मज़ीद हदायत करता कि इसने हाथ उठाकर मना किया और इसे लिए स्टेज पर रखे 2 सीटर सोफे की जानिब बढ़ा। वो दोनों अब आराम से स्टेज पर बैठे थे। वह ने इसके झुके सर को देखते वेटर से पानी मंगवाया, जिस पर वह सख्ती से बोली, मुझे नहीं चाहिए। इसके सख्त लहजे पर वह ने इसकी जानिब बढ़ा, हाथ वापस खींच लिया और ग्लास ज़ोर से टेबल पर पटका। जब काफ़ी देर इसकी सूसू बंद न हुई तो दांत पीसते हुए बोला, अब अपना मातम बाद में अंजाम देना। ये तो अब पूरी ज़िंदगी का रोग है। अभी से रोकर क्यों लोगों को मज़ीद तमाशा दिखा रही हो? धीमी आवाज़ फेंचे जबड़ों से जहरखंद लहजे में बोलता अनाया के सर पर थोड़े बरसाने लगा था। वो हर बात को इसके अपनी ज़बरदस्ती की शादी से जोड़ रहा था, जिस बात का इसे सबसे ज़्यादा दुख था। वो जितना इस बात से बचने की कोशिश करती वो हर बार इसे इसी का ताना देता था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एंट्रेंस से उठते शोर पर वो सामने देखने लगे, जहाँ से बलाज और फलक स्पॉटलाइट की रोशनी में नजर आ रहे थे। हाथों में हाथ थामे, चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए, एक दूसरे से सरगोशियाँ करते हुए हर लिहाज से एक हैप्पी कपल मालूम हो रहा था। अनाया के दिल में होप क्यों ना उठती। ब्लड रेड कलर का खूबसूरत जरी के काम का लहंगा, जिस पर फुलकारी और मकैश से सजाया गया था, कंट्रास्ट सी ग्रीन स्टोन वाली ज्वेलरी जिसमें माथे पर खूबसूरत माथा पट्टी, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में बारी हार शामिल थे। ब्लू आंखों को नहायत इंतहाई महारत से सजाया गया था। नाक में 3 लड़ियों वाली गोल नथ पहनी हुई थी। होंठों को रेड लिपस्टिक से सजाया गया था। वो पोर सजी बलाज के सब्र का इम्तिहान ले रही थी, जबकि बलाज ब्लैक शेरवानी पर रेड कुल्ला और गोल्डन खुस्से पहने किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट शब्द खिला रही थी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बीवी के साथ डांस करूं, क्या ख्याल है? वो उसके कान में झुकते शरारत से बोला। नो प्लीज़। फलक पूरी आंखें खोले से देखने लगी। वो पूरी इसरार मुस्कुराहट से हंसती है। फलक के गिर्द खतरे की घंटियाँ बजने लगी। प्लीज़ वह बलाज, इसने मिन्नत की। वो अनसुना करके सामने देखने लगा। सर प्लीज़ यहाँ देखें। कैमरामैन ने मतवजा की तो इसे देखने लगा। फलक को भी मजबूरन अपने ख्यालात को झटकते सामने देखना पड़ा। ओके सर, आप अब स्टेज पर आ जाएं। पोस्ट मुकम्मल होने पर इसने कैमरा ऑफ करते हुए स्टेज पर बैठने की इजाज़त दी, जिस पर बलाज बोला, बस हो भी गया? इसे हैरत हुई। कैमरामैन ने नासमझी से सर हिलाया। एक भाई आदमी रोक चुका था और दूसरे का अभी भी दिल नहीं भरा था। अब मैं अपने स्टाइल में पोजिंग करूँगा, कैमरा ऑन करो। वो कहकर फलक की जानिब घूमा।
फलक आंखें फाड़े डर कर इसे देखने लगी। रिलैक्स बेबी, वो इसे पुरसुकून रहने का इशारा करते इसके सामने घुटनों के बल बैठते इसका सारा सुकून गारद कर गया। इसे बेइंतहा शर्म ने आन घेरा। दूसरी तरफ बलाज इसके सामने झुकने से पहले वहाँ रखे गमले से गुलाब की कली निकाल चुका था और अब इसके सामने बैठा इसे पेश कर रहा था। पूरा हाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा था। टेक इट। इसके दोबारा बढ़ाने पर वो गुलाब की कली थाम चुकी थी और सर झुकाकर मुस्कुरा दी। शर्म के बावजूद इसे इसका अंदाज बहुत पसंद आया था। विल यू डांस विद मी? अब वो इसके सामने हाथ बढ़ा रहा था। फलक ने रोनी सी सूरत बना ली। प्लीज़ नो। बालाज कहका लगाकर खड़ा हुआ इसलिए स्टेज पर चढ़ गया। अब इसकी जान बख्श गया था, वरना इसका इरादा तो अपने सारे अरमान निकालने का था। निकाह चुके हो चुका था तो इनके स्टेज पर आते मुबारकबाद और मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। फैमिली फ़ोटोशूट के बाद डिनर किया गया और इसके साथ ही तकरीब का इख्तिताम रुखसती पर हुआ। रुखसती महज एक कमरे से दूसरे तक का सफ़र था, लेकिन फिर भी लड़की के लिए ये सफ़र भी अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बदल देने का सफ़र होता है। फलक की आंखें अपनी डैडी को याद करके बार बार भिगो रही थी। इसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि इस बड़े दिन पर वो इसके साथ होते, लेकिन हालात को समझते वो खुद पर जबर किए हुए थी। जबकि अनाया का तो रो रो कर बुरा हाल था। लगता था अपने सारे काम आज ही धो डालना चाहती हूँ। एक एक फ़र्द से मिलकर रोते हुए वो लगता था इन सबसे बहुत दूर जा रही हूँ। वहाँ जिसके एहसास समझता खामोश था। माँ बाप की कमी इस वक्त हर लड़की को शिद्दत से महसूस होती है। ये वक्त हर लड़की के लिए बहुत नाजुक होता है। सबसे आखिर में से आगा जान मिले गले लगा कर इसे दुआओं के हसार में देते वो हाथ से मुखातिब थे। भाज, मेरी बच्ची को बहुत खुश रखना, इसे ज़रा भी तकलीफ मत देना कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी सादिया की निशानी। इतना कहकर वो खामोश हो गया। भाज ने इनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया। अपनी बेटी की मौत के बाद आज पहली बार इनकी आंखें नम हुई थी, लेकिन आंसू बहाने से पहले वो ज़ब्त कर गए। रुखसती के बाद दुल्हनों के इनके कमरों में ले जाया गया। फलक को इसके कमरे में छोड़कर फातिमा बेगम अनाया के पास आई, जो रो रो कर अपना सारा मेकअप बिगाड़ चुकी थी और ज़िद पर अड़ी थी कि इसे अपने कमरे में जाना है। बुखार मज़ीद शिद्दत पकड़ चुका था। अनाया मेरी गुड़िया, शादी के बाद लड़की को अपने शौहर के कमरे में ही रहना पड़ता है और घर मेहमानों से भरा पड़ा है। तुम अपने कमरे में गई तो लोग 100 तरह की बातें करेंगे। फातिमा बेगम इसे पिचकारते बोली। मामी, मैं कल पक्का आ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे ले जाएं। वो कमरे पर नज़र दौड़ाते खौफज़दा सिन के हाथों में अपने कपकपाते हाथ छुपाने की कोशिश करते बोली। डर लग रहा है? इसका मांग टिक्का दुरुस्त करते वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली। अनाया ने फ़ौरन ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया। फातिमा बेगम मुस्कुरा दी। चंदा, डरने की बात नहीं है, तुम अपने शौहर के पास हो। ऐसा करो, तुम चेंज करके आओ, मैं तुम्हें दवा खिला देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो हाथ समझदार बच्चा समझेगा इस बात को। वो इसका खौफ कम करने के लिए बोली और इसका जेवर उतारे से वॉशरूम में भेजा। ना आया तो इतने भारी लहंगे और जेवरात के बोझ तले दबी उकता चुकी थी। फ़ौरन इनसे छुटकारा पाने के लिए भागी। आह! फातिमा बेगम अभी इसकी ज्वेलरी समेट रही थी कि वॉशरूम से आती चीख पर दहल गई। मम्मी, ये क्या है? वो हाथ में हैंगर लिए वॉशरूम से बरामद हुई, जिस पर रेड कलर की सिल्क नाइटी हैंग थी, जो इन्होंने खुद ही की थी। मम्मी, ये गंदा ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी। वो साफ इनकारी थी। बेटा, ये गंदी नहीं है, इन्हें समझना है, इसे कैसे समझाए। ये गंदा है। टीवी पर भी जो बुरी लड़कियाँ होती हैं वो ऐसे कपड़े पहनती। मैं बुरी हूँ क्या? कहते एक बार फिर इसकी आंखें भीग गई। फातिमा बेगम को इसकी कम अक्ली पर बैक वक्त अफसोस और हंसी है। इन्हें इसकी मासूमियत पर फ़ख्र था कि इनकी बेटी ने इनकी परवरिश पर कभी आंच नहीं आने दी। नहीं मेरी जान, मेरी बच्ची तो सबसे अच्छी है, लेकिन शादी के बाद लड़कियां शौहर के सामने ऐसे कपड़े पहन लेती हैं। इन्हें शर्म भी आ रही थी, लेकिन इसे समझाना ज़रूरी था कि कहीं वो कोई गलती ना कर बैठे। इनके शौहर ऐसे होते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता वो हाथ कैसे, वो मेरा कत्ल कर देंगे ऐसे कपड़ों में देख लिया तो। वैसे ही मुझ पर रोक टोक करते रहते हैं। वो नाराज़गी से कहती आखिर में रो दी। बेटा, ये बहाज ही लाया तुम्हारे लिए। एक तरफ बेटा था तो दूसरी तरफ बेटी, दोनों ही से हया आ रही थी, लेकिन ऐसी बातें समझाना भी ज़रूरी थी। क्या लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं समझते थे, मैं जानती हूँ, लेकिन इतनी गंदी समझते हैं ये नहीं पता था मुझे। मैं ऐसी नहीं। बस मेरी जज्बाती चिड़िया, और कुछ मत बोलो। पहले समझो तो सही मेरी बात को। वहाँ तुम्हारा शौहर है और शौहर बीवी के लिए ऐसे कपड़े ला सकता है और ऐसे लिबास में देख भी सकता है। वो इसकी बात काट कर कहती इसे इस रिश्ते के तकाजे बताने लगी कि वो आधे में उठकर वॉशरूम में भाग गई और वापस आई तो नाइटी पर अच्छे से गाउन पहने शर्माई ले जाई सी थी। फातिमा बेगम मुस्कुरा कर इसे देखती, दवा देकर इसे आराम करने की हिदायत करती बाहर आ गई। जी ताई अम्मी। बहाज को ढूंढने पर वो इन्हें अपने दोस्तों के साथ लॉन में बैठा नजर आया तो इन्होंने फ़ौरन से पहले महफिल बर्खास्त करते हुए अपने पास बुलाया। इसके दोस्त इससे मिलते वक्त का एहसास करते अपने अपने घर रवाना हो गए। बेटा, अनाया की तबीयत काफ़ी नासाज है, कल से तेज़ बुखार है, बहुत मुश्किल से फंक्शन अटेंड कर पाई। मैंने इसे दवा देकर आराम करने को, अगर तुम बुरा ना मानो तो। ताई अम्मी, मुझे ख्याल है, आप प्लीज़ बेफिक्र है। वो इनकी बात बीच में काट कर बोला और इसके हाथों की हरारत याद आने पर चौंका। फातिमा बेगम इसका माथा चूमकर दुआएं देती चली गई तो वो भी अपने रूम की जाने पड़ा। इसने जैसे ही रूम में कदम रखा, सामने बेड पर नज़र पड़ी जो बिल्कुल खाली था। वह दरवाज़ा बंद करता अंदर आया। बेडशीट पर तरतीब थी और वहाँ किसी की मौजूदगी का पता दे रही थी। वो पूरे कमरे में नज़र दौड़ाता वॉशरूम की सीन पड़ा, लेकिन वॉशरूम का डोर खुला देखकर ठिठक गया। कहाँ गई ये बेवकूफ़ लड़की? वो दांत पीस कर परेशानी से बोला। बालकनी चेक करने के बाद बाहर की जानिब बढ़ने लगा था कि इसकी नज़र ड्रेसिंग रूम के डोर पर पड़ी। वह एहतियात के तौर पर चेक करने के लिए हैंडल घुमाने लगा, पर यह क्या?
डोर तो अंदर से लॉक था। फहाज की पेशानी पर पड़े बलों में कमी आई, वो इसे वहीं छोड़कर कमरे के वस्त में और शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी। कुर्ते के बटन खोलते वॉशरूम में बंद हुआ और 15 मिनट बाद तौलिए से बाल रगड़ते हुए आरामदेह ट्राउज़र शर्ट में बाहर निकला तो खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रहा था। लाइट्स ऑफ करके इसने नाइट बल्ब रोशन करते हुए जैसे बेड की जानी बढ़ा, कुछ एहसास होने पर ड्रेसिंग की जानी बढ़ा और वहाँ से चाबी निकाल कर ड्रेसिंग का दरवाज़ा खोला तो वो सामने सोफे पर दुबकी नजर आई। बहाज ने लब भेजे। इसकी लाई नाइटी में बेतरतीब हुलिया में सोफे पर लेटी वो खुद से भी बेखबर थी। बहाज से छोटी सी गुड़िया की तरह गोद में उठाए रूम में लाया और बेड पर डाला। वो ज़रा से कसमस आई और करवट लेकर दोबारा नींद में गुम हो गई। बहाज अपनी साइड पर आते बेड पर चित लेट गया, फिर किसी एहसास के तहत इसके माथे को छुआ तो वो वाकई दहक रहा था। इसने खामोशी से इस पर कंबल दुरुस्त किया, करवट बदलकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। पलाज बहुत मुश्किल से अपनी कज़न से जान छुड़ाकर रूम में दाखिल हुआ तो इसे बेड पर बैठे अपना इंतजार करते पाकर एक अलग ही खुशी इसे रगों पैर में सरायत कर गई। वो आहिस्ते से चलता इसके करीब बेड पर आ बैठा। फलक खुद में सिमट से गिर चुकी पलकों की झालर को मजीद गिरा लिया। तुम सोच रही होगी कि मैंने अभी तक तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं की, हालांकि सब तुम्हें सराह चुके हैं। वो नरमी से मेहंदी और जेवरात से सजे इसके हाथों को थाम कर अपने हाथ में दबा गया। फलक अपनी कपकवाहट को रोकने के लिए लब दांतों में दबा गई। फलक प्लीज़ यार, ये शर्माना तो बंद करो। मुझे शर्माई जाए बीवी नहीं चाहिए थी, तभी लंदन से बीवी लाए हो, लेकिन तुम यहाँ की लड़कियों से ज़्यादा शर्मीली हो। तुम्हें तो बोल्ड होना चाहिए था। वो इसके शर्म से सुरख पड़ते गाल और कपकपाते हाथों पर चोट करते बोला और इसके होंठ को दांतों की गिरफ्त से निकाला। फलक इसकी बातों से शर्म भुलाई से घूरने लगी। वो कहका लगाकर हंसा, हाँ, दैट्स लाइक माई गर्ल। वो झटके से उसे खींचते अपने वजूद का हिस्सा बना गया। फलक थक से रह कि जब अपने दिल को इसके दिल से जुड़े धड़कते महसूस किया, जबकि पलाज इसे खुद से लगाए पुरसुकून सा बैठा था। जब कुछ देर बाद इसने मज़ाहमत करते से दूर होने की कोशिश की तो इससे अलग होता इसकी नीली कांच सी आंखों में देखने लगा। क्या यार, खुद को महसूस तो करने दो, बेचारगी से बोला। मुझे यकीन तो कर लेने दो कि तुम मेरी हो। वो इस पर झुककर बोलता इसे पीछे तिक्के पर गिरने पर मजबूर करके। पलाज, इसका झुकाव अपने होंठों पर महसूस करते इसने इसके लबों पर हाथ रखा। जी जाने पलाज, वो जवाब देते इसकी ठोड़ी पर झुका और इसकी ठोड़ी पर हल्का सा काटा। फलक थर थर कांपने लगी। फिर कुछ याद आने पर पीछे हुआ और अपनी शेरवानी उतारकर साइड पर रखते अपने कुर्ते की जेब से एक मखमली डिब्बियाँ निकाली। फलक दिलचस्पी से इसके हाथ में मौजूद डिब्बी को देखने लगी। मेरी प्यारी बीवी के लिए मेरी तरफ से पहला तोहफा। सबसे डिब्बी से एक खूबसूरत और बेशकीमत हीरे की अंगूठी निकालकर इसके रिंग फिंगर में पहनाते हुए वो इसके हाथ पर झुका। फलक शुक्रिया भी न कह पाई कि वो इसके चेहरे पर झुककर जसारते करने लगा। मम्मा, मैं चेंज कर पहले मुझे जी भर कर देख तो लेने दो तुम्हें। वो इसकी बात काट कर बोला और इसके सर से दुपट्टा अलहदा करके बेड की दूसरी जानिब रखा। बहुत प्यारी लग रही हो। इसके माथे पर माथा पट्टी के करीब लब रखते इसने कहा, मैं चाहता था फुर्सत से तुम्हारी तारीफ़ करूं ताकि सिर्फ लफाजी ने अपने अमल से तुम्हें बता भी सकूं कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। इसकी इसकी आंखों में अपनी मखमूर आंखें गिरा कर कहते आहिस्ता आहिस्ता ज्वेलरी उतार कर साइड पर रखते हुए इसकी गर्दन पर झुका। फलक आंखें सख्ती से मीच की और गहरी गहरी सांस लेती इसकी जानलेवा लम्स को अपनी गर्दन में बर्दाश्त करने लगी। इसका मोहब्बत से छूता नरम गरम लम्स इसे सारी हदें तोड़ने और मज़ाहमतें ख़त्म कर देने पर मजबूर कर रहा था। चंद दिन की इसकी रफ़ाकत का असर था कि वो पोर पोर इसके लिए सजायज मुकम्मल खुद को इसके सपुर्द कर चुकी थी। बलाजमी से नरमी से छूते इस पर प्यार बरसाते हुए इसे भी बहकने पर मजबूर कर रहा था। बब्बा, आज तुम कुछ नहीं कहोगी, आज सिर्फ खामोशियाँ होंगी। इसके दूसरे कान से एयरिंग निकालकर साइड टेबल पर रखते अब वो इसके वजूद पर बाहर ज्वेलरी मांग पट्टी को खोल रहा था। फलक इसकी गर्म सांसों को चेहरे पर महसूस करती मजीद बुखलाहट का शिकार हो रही थी। मांग पट्टी हटाकर साइड पर रखते इसने झटके से बिठाया और इसके सुनहरी बालों को खोलकर अपना चेहरा इसमें छुपाते हाथों से इसकी कमर पर जसारत की। वो बिदक कर उछली पर वो दूर जाने की इजाज़त इसे दे ही कह रहा था। इसके उछलने पर मजीद गिरफ्त सख्त कर दी। फलक की सांसें फूलने लगी। वजूद पर कपकपी सी तारी थी। ऐसा लग रहा था तेज़ सांसों में एकदम ही गर्माहट सी आ गई हो जिससे हरारत पैदा होने लगी थी। बलाज इसके बालों को कान के पीछे अड़सते हुए इसके कान की लोब पर झुका और वहाँ से होते इसके लब इसके गाल पर आ रुके। गाल को शिद्दत से चूमते इसने इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर इसके सुर्ख रंग से सजे नरम मुलायम होंठों पर होंठ रखे। फलक थक थक दिल की धड़कनों का शोर अपने कानों में सुनने लगी। एक भरपूर शिद्दत भरा लम्स इसके होंठों पर छोड़ते हुए पीछे हटा तो वह नामवार सांसें भरने लगी। बालाजी से देखते अपना कुर्ता उतार कर फर्श पर फेंकता इसके सारे बाल एक कंधे पर मुंतकिल करते अचानक इसकी शर्ट की जिप खोलकर इसे तकिए पर लटाकर खुद इस पर झुका। फलक इसके शर्टलेस चौड़े सीने को देखकर ही घबरा गई। इसकी अगली हरकत पर जीत जान से तड़प के इससे पहले कुछ कहती हुई उसके होंठों को गिरफ्त में लेकर इसकी बोलती बंद करने के साथ ही रूम की लाइट्स भी ऑफ कर चुका था। पिघलती रात के साथ फलक भी पोर पर इसकी शिद्दतों में पिघलती जा रही थी। बलाज इस पर सारी शिद्दतें लौटाते इसके अंग अंग को अपनी मोहब्बत से भिगो गया। फलक भी मुकम्मल खुदस्पुर्दगी के आलम में इसकी बाहों में सिमटती जा रही थी। वो इसकी सीमत जान की तरह इसे खुद से लगाई एक जान तो कालिब कर चुका था।
सुबह इसकी आंख खिड़कियों से आती तेज़ रोशनी पर खुली जो सीधा इसके मुंह पर पड़ रही थी। कसमस आकर इसने करवट बदली और कंबल सर तक तान लिया। एसी बंद होने की वजह से चंद सेकंड बाद ही कंबल में से गर्मी का एहसास हुआ। झटके से पाँव मार के कंबल दूर फेंका तो फिर से रोशनी ने इसे परेशान किया और बुरे बुरे मुंह बनाती करवट पर करवट बदल रही थी। चेहरे पर हाथ रखकर रोशनी को आंखों में चुभने से रोकने की कोशिश की, पर नामुमकिन। वो कसमस आकर अंगड़ाइयाँ भरने लगी। कुछ देर बाद जहन बेदार हुआ तो छत पर लगे फानूस को देखने लगी, फिर आसपास नजर दौड़ाई। अपने कमरे की बजाय दूसरे कमरे में खुद को महसूस करके वो झटके से उठ बैठी। आहिस्ता आहिस्ता से याद आने लगा कि कल रात वो ड्रेसिंग रूम में सोई थी, फिर यहाँ। इसने घबराकर जैसे बेड से उठते सामने नजर डाली, वो बालकनी में बैठा इसे यकटक देखता नजर। अनाया की चीख निकलते निकलते रह गई। सुबह सुबह इनकी मनहूस शक्ल देख ली, पता नहीं पूरा दिन कैसा गुजरेगा। बड़बड़ाई और पाँव में चप्पल अड़स कर वॉशरूम में जाने लगी तो वहाज को बालकनी का डोर और खिड़कियाँ बंद करते देख दांत पर दांत जमा गई। शक ने यकीनन इसने इसे जगाने के लिए ऐसा किया था। आपके साथ प्रॉब्लम क्या? आप हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइंड यू, मुझ पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मैं अपनी मर्जी से सोऊंगी और अपनी मर्जी से उठूंगी। आइंदा इस तरह की हरकत करके मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो गुस्से से भरी तेज लहजे में इसके सामने जाते हुए बोली। वहाज ने दिलचस्प नजरों से उसे देखते दाद देने वाले अंदाज में आईब्रोज गए। मैंने भी काम हो गया। यू मीन कोई और हरकत करूँ तुम्हें जगाने के लिए? मानी खेरी से बोलता हुआ इसके बेइंतहा लंबे बालों को कान के पीछे अड़सने लगा। नाया बल खाकर दूर हटी। ये क्या हरकत है? वो पेशानी पर बल डालती से घूरने लगी। हरकत अभी सिर्फ तुम करियो, मैंने की नहीं। करती तो मेरे सामने खड़ी रहने के लायक नहीं रहोगी। आंच देते लहजे में कहता वो इसके एक कदम करीब होकर इसकी नाइटी के बेतरतीब गले को दुरुस्त करता, इस पर पहने कोट के बेल्ट को बांधने लगा। इसका लहजा, देखने का अंदाज, छूने में नरमाहट और अंदाज, सब कुछ ही बदला बदला सा लग रहा था। अनाया कुछ पल तो सुन सी रह गई, फिर जब एहसास हुआ तो तेज़ रफ्तारी से वॉशरूम की जानिब भागी, लेकिन रास्ते में इसकी कलाई वहाज ने जकड़ ली और एक झटके से करीब करते ही अक्सर बदले हुए लहजे में बोला, कल रात जो हरकत किया तुमने वो माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है और मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, इसलिए आइंदा तुम्हारी फजर की नमाज़ कज़ा ना। और एक और बात, मुझे बेतरतीबी और लापरवाही सख्त बुरी लगती है, इसलिए अपने हुलिये और आसपास से आगाह रहा करो। सख्त नज़रों से देखते मुकम्मल संजीदगी से कहता, वैसे मजीद घबराहट का शिकार कर चुका था। अनाया अभी तक अच्छी तरह जानती थी कि इसका इशारा ड्रेसिंग रूम में सोने की तरफ है। वो जी भर कर शर्मिंदा हुई इसकी आखिरी बात पर। इसे बिल्कुल याद नहीं आया वो किस तरह के कपड़ों में है। मेरा हाथ छोड़े। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। अपना हाथ मरोड़ कर इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश की तो वो गुर्राया। वो वहीं स्टिल हो गई, अपनी काली घूर आंखों को इसकी अपनी ही जैसी आंखों में देखा। ये बात सच है कि मैं अपनी मलकियत में आई हर चीज़ पर अपनी मर्ज़ी चलाता हूँ, और तुम्हें ये किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि तुम वो हाज अहमद सियाल के ज़ेरे से रहकर अपनी मर्ज़ी से रहोगी? वो इससे सवाल कर रहा था, जबकि इसकी बात सुनने के बाद इसकी मज़ाहमत में मज़ीद शिद्दत आ गई, जिसे वो कतई खातिर में नहीं लाया, बल्कि मज़ीद कह रहा था, आज के दिन की तुम पर छूट है। आज सुकून से वलीमा एंजॉय करो, कल से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। तुम्हें बिल्कुल बदल कर रख दूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वो पूरी स्टार मुस्कुराहट से कहता वहाँ से हट चुका था, जबकि इसकी बातों से ज़्यादा वो इसकी मुस्कुराहट से चौंकी थी। ना भी भरे भरे लबों की हंसी, जिसमें ऐसी कोई ख़ास बात भी ना थी, लेकिन फिर भी ना जाने कि उसे इसका हंसना कुछ अजीब लगा था, कुछ अच्छा भी। ज़िंदगी में पहली बार तो हंसी अच्छी लगेंगे। वो मुँह बसोर कर बड़बड़ाई। वार्डरोब से इसके लिए ड्रेस निकाल कर लाता वहाँ, जिसकी इतनी ऊंची बड़बड़ाहट पर अबरूज का आ गया। लबों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट छप दिखलाकर गायब होगी और चेहरे पर वही करख्त तासरात आ गए। ये लोग जल्दी चेंज करके आओ, लेट हो रहे हैं। वो इसके हाथ में जामनी कलर का खूबसूरत नगीना और कढ़ाई से मज़य्यन शॉर्ट फ्रॉक और ट्राउज़र थमाते हुए खिड़की घड़ी देखकर बोला, ये मेरा ड्रेस नहीं है। वो हाथ में पकड़े कपड़ों को देखकर बोली, जो खासे हैवी थे। वो कब ऐसे कपड़े पहनती थी? ये मिसेस फहाज के कपड़े। वो जताकर बोलता इसे लब भेजने पर मजबूर कर गया। अब क्या लिख कर दूँ कि तैयार होकर आओ? इसे खुद को तकते पाकर वो जिद होकर बोला। अनाया बड़बड़ाती तन फन करके वहाँ से जाती बाथरूम में बंद हुई। बाज ने बेख्तियार सुकून का सांस खारिज किया और टेबल से अपना सेलफोन उठाकर सोफे पर बैठकर मैसेजेस चेक करने लगा। इसे तंग करने की खातिर वो जानबूझकर आधे घंटे में नहाकर निकली। तौलिए से बाल खुश करके करीबी स्टैंड पर हैंग किया और ड्रायर से बाल खुश करने लगी। बाल खुश करके इन्हें ढीली चोटी की शक्ल दी और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर बेड पर पड़ा कंट्रास्ट पिंक दुपट्टा शानों पर डाला और बगैर से मुखातिब के दरवाजे की जानिब बढ़ गई। वहां जिसकी हरकतों सकनात को बगौर देख रहा था, इसके इग्नोर करके जाने पर दांत पीसता इसके पीछे बाहर की जानिब बढ़ा। बेटा कर ला नाया, जड़ी तू मनमानियां करनी है तेन दसेगा वहां जो थे अपने नाल ले जाके। जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो जाने मन। इसके चेहरे पर गुलाब की कली फेरते हुए अपने बाजू पर पड़ी अपनी हसीन बीवी को नींद पे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। उठने का इरादा नहीं है क्या मिसेस? इसके बालों को चेहरे से हटाते इसके माथे पर लब रख कर कहते वो दोबारा से बहकने लगा। फलक कसमसाकर इसकी गर्दन में मुँह छुपा गई। बाहर सब हमारे मुंतज़िर है। कई बार मम्मा दरवाजे भी बजा कर जा चुके हैं। अगर तुम्हारा इरादा मजीद सोने का तो मैं सच को कह दूँ कि हमें डिस्टर्ब ना करें। वो शरारत से कहता है इसकी गर्दन पर झुका। जब इसकी बात समझती वो झटके से उठी। क्या मम्मा आई थी? वो बखलाई तो गई, किस कदर शर्म आएगी अब इसे बाहर जाते हुए सोच कर ही लब काटने लगी।
वो बेखुद लहजे में जवाब देते इसकी नाइटी के स्ट्रैप्स को नीचे करते इसके शोल्डर पर लब रख कर गया। फलक ने इसे दूर करना चाहा पर वो कहाँ इसके बेलगाम जज्बा पर बंद बांध सकती थी। बिलाज सब वेट कर रहे हैं। वो आंखें मूंदे इसके होंठों के लमस को जा बजा गर्दन पर महसूस करके बोली। तो वो इसे सीधा करते बराह रास्त इसकी आंखों में देखने लगा। फलक की पलकें हया के बोझ से मन भर की हो गई। इसने बेसाख्ता अपनी नाइटी को दुरुस्त किया और इंच भर का ही सही इससे फासला कायम किया। हाँ हाँ, यू ब्लशिंग फलक, इसके सुर्ख टमाटर जैसे गालों पर चुटकी काटते वो कहका लगाकर बोला। फलक मुस्कुराहट दबागी। आई लव यू, वैसे खुद में भेज कर बोला। मम्मा मैं फ्रेश हो जाऊँ? वो हकलाते हुए बोली। शर्म ही बहुत आ रही थी। दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें खुद से एक पल भी दूर करूँ, लेकिन मजबूरी है, वो कहकर इसे आज़ाद कर गया तो फ़ौरन वॉशरूम में जा बंद हुई और कुछ ही देर में वो बलात की संगत में डार्क चॉकलेटी कलर का खूबसूरत ड्रेस पहने हल्के फुल्के मेकअप और ज्वेलरी में निकली निकली सी डाइनिंग टेबल हाल में इंटर हुई थी। नुसरत बेगम ने प्यार दिया और दुआओं से नवाजा। वो जैसे ही आगा जान के सामने प्यार लेने के लिए झुकी, इन्होंने रोक दिया। खुश रहो। इतना कहने पर नाश्ते की जाने में तवज्जो हो गई। फलक का दिल एकदम से भरा सा गया। आगा जाने से अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। इसकी आंखों में नमी देखते बलाज को बुरा सा लगा, लेकिन अपने तासुरात नॉर्मल करते इसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी तो वो लब भेज कर अपनी जगह पर बैठ गई। इनसे कुछ देर बाद ही बहाज और नाया वहाँ दाखिल हुए तो सबने इनका मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। नाया सलाम करती सबसे मिली तो इसके चेहरे की उदासी पर सबके दिल बुझ से गए। इसे प्यार और दुआएं देते सबकी यही ख्वाहिश थी कि वो खुद को संभाल ले और हाथ से दिल मिलाने में कामयाब हो जाए। वहाज बेटा, मैंने सुना तुम आज रात ही वापस जा रहे हो। सब नाश्ते में मसरूफ थे जब आगाचान की संजीदा आवाज़ पर सब मतवजा हुए। ये बात सुनते अनाया का नवाला अटक गया। अटक अटक कर नीचे उतरा। जी आगाजान, रात को ही वापसी है, इसने मुख्तसरन कहा। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से चले जाना, वो मजीद बोले। आगाजान, कल थकन उतार कर परसों मुझे हर हाल में ज्वाइनिंग देनी है, इसलिए आज ही वापस जाऊंगा, इसने बताते फौज से आमलेट का पीस मुंह में रखा, पराठा तोड़कर मुंह में रख दिया। अनाया का हाथ मुंह में ही रह गया और बेबसी से बारी बारी सबको देखने लगी। अनाया भी तुम्हारे साथ जाएगी? इन्होंने एक प्यार भरी नज़र अनाया पर डालकर पूछा। अनाया को लगा अब तो वो ज़रूर बच जाएगी, आगा जाने से ज़रूर वहाँ जाने से रोक लेंगे। इस सोच के आते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसे सबने शर्म की मुस्कुराहट से तशबीह देते सुकून का सांस लिया। अच्छी बात है, आगाजान सर हिलाकर कहते अनाया का सुकून कारत करेगी। इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट पल में रोती बसोरती सूरत में तब्दील हुई थी, जिसे सिर्फ हाज ने देखा और कहकर जब्त करते जो उसका गिलास लबों से लगा लिया। जगी हुई। मंसूर, नाश्ते के बाद मेरे रूम में आओ, आगाजान कहते टेबल से उठकर अंदर की जानिब बढ़ गए। बाकी सब नाश्ता ख़त्म करके कुछ देर बैठे बातें करते रहे। वह आज मकसूद साहब के साथ बाहर वलीमे के फंक्शन की तैयारियां देखने चले गए तो फातिमा बेगम इन दोनों को कुछ देर आराम करने का कहा, क्योंकि कुछ देर बाद इन्हें ब्यूटिशियन ने तैयार करने आ जाना था। फंक्शन मगरिब के वक्त का था, जो कि वह आज की वापसी की वजह से जल्दी रखा गया था। वो दोनों उठकर अपने मुश्तरका रूम में जाने लगी जब फलक ने अनाया को मुखातिब किया। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? रूम में दाखिल होते इसने पूछा। ठीक हूँ, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वहाज भाई की संगत में ठीक ही होना था ना, वो आंख दबाकर शरारत से बोली। अनाया ने इसे नासमझी से देखा। वो खुद एक बीमार शख्स है, इनकी संगत में मैं बीमार तो हो सकती हूँ पर ठीक नहीं, वो सटपन से बोली। फलक ने आंखें छोटी करके इसे देखा। आर यू सीरियस? मेरा मतलब है वहाज भाई ने, आई मीन इन्होंने तुम्हें मनाया नहीं? तुम नाराज़ थी ना, इन्हें तुम्हें मनाना चाहिए था, वो झिझकती हुई पूछने लगी। वो क्यों मुझे मनाएंगे और इन्हें क्या, मैं नाराज़ हूँ या मर जाऊँ? वो लापरवाही से कहती कंबल लेकर लेट गई। फलक को कुछ समझ नहीं आया। इसकी शादी भी तो ज़बरदस्ती हुई थी, वो भी पलाश को नापसंद करती थी, लेकिन निकाह के बाद ही इसकी नापसंदीदगी ख़त्म होती चली गई। फिर इनके दरमियान सब ठीक क्यों नहीं हुआ? वो सोच में पड़ गई। अच्छा, तुम्हें गिफ्ट क्या मिला? इसने दूसरा सवाल किया। अनाया ने आंखें खुलकर इसे देखा। कैसा गिफ्ट? वो नासमझी से बोली। वो जो वेडिंग नाइट पर सबको मिलता, मुझे बलाज ने ये रिंग दी है, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, इसने कहते अपने बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनी रिंग इसे दिखाई। अनाया अंगूठी की दिलकशी देख मबहूत रह गई। अच्छा, तो आपको ये रिंग मुँह दिखाई में मिली है? इसने इसका हाथ थाम कर हसरत से इस अंगूठी पर हाथ फेरा। दिल एकदम से रुक रुक कर धड़कने लगा। यस, ये मेरा मुँह दिखाई प्रेजेंट है, वो खुश होकर बोली। अनाया लब काटती बेड से टेक लगा कर बैठ गई। और तुम्हें क्या मिला, दिखाओ, इसने पूरी इश्तियाक लहजे में पूछा। मुझे तो कुछ नहीं मिला, इसका लहजा कांप सा गया। एक और महरूमी इसके हिस्से में आई थी। इसका दिल ख़राब होने लगा और आंसू टूटकर गोद में गिरा। फलक परेशान सी होगी। अनाया मेरी जान, रो क्यों रही हो? इसने से खुद से लगाते इसका चेहरा हाथों में भरकर पूछा। मुझे वो हाज ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, बच्चों की तरह रोते नफ़ी में सर हिलाकर कहते हुए। बिल्कुल छोटी सी बच्ची मालूम हुई। फलक को बेसाख्ता इस पर प्यार सा है। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? वो भूल गए होंगे, आज या फिर बाद में दे देंगे, इसने से समझाते हुए कहा। पर वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, वो मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगे। क्यों? फलक हैरान है। क्योंकि एक बचपन में वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, इसने हिचकियों के दरमियान बताया। तो इसने उलझते हुए पूछा। तो मैंने इनका लाया हुआ गिफ्ट गटर में फेंक दिया, इसने डरते डरते बताया। फलक का मुंह खुल गया। तब उन्होंने कहा था कि आइंदा पूरी ज़िंदगी में कभी भी मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगे, वो बताकर फिर से रोने लगी। पर तुमने वो गिफ्ट क्यों फेंका था? इसने इसके आंसू साफ करते हुए सवाल किया। क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए थी जैसी बलाज के पास थी, और वह हाज ने मुझे गुड़िया ला दी थी, वो मुंह बनाकर बोली। फलक को अफसोस हुआ। तुम्हें इतनी सी बात पर इनका गिफ्ट नहीं फेंकना चाहिए, तो वो हर्ट हुए होंगे।
फलक के कहने पर वह नाराज़गी भरी नज़रों से इसे देखने लगी। आपको सालों पुरानी बात पर इनके हर्ट होने का दुख है, लेकिन मुझे अपनी शादी पर गिफ्ट न मिलने का दुख नहीं है। बेशक वो इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन गिफ्ट इसे चाहिए था। मैं कह रही हूँ ना, वो भूल गए होंगे, और अगर नहीं भी दिया तो तुम्हारे लिए इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस भी तो लाए हैं ना। ये जो तुमने ड्रेस पहना है ये कितना प्यारा है, और माई और बारात के ड्रेसेस भी बहुत हसीन थे। एंड आई एम श्योर वलीमे पर भी तुम मुझे ज़्यादा प्यारी लगोगी। इसने इसके गाल को छूकर प्यार से कहा। मैं बारात और माइयों में आपसे भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो हैरत से आंखों को बड़ा करके बोली। फलक ने ज़ोर शोर से इस बात में सर लाया। वो कुछ पल इसे देखती रही, फिर पलके झपकाप कर आंसू रोकती सर झुकाकर धीमी सी आवाज़ में बोली, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। इसे शदीद अफसोस था इस बात का, और होता भी क्यों ना इसे रिजेक्ट करके किसी और को चुना गया था, तो यकीनन इसमें कोई ना कोई बुराई तो होगी ना। वैसा ही सोचती थी। किसने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यारी नहीं हो? इतनी ब्यूटीफुल प्लस क्यूट एंड इनोसेंट लड़की मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। वो इसके गाल खींच कर हंसते हुए बोली। अनाया की झील सी आंखों में नमी फ़ौरन गायब हुई। झूठ बोल रही हैं आप? वो हल्की फुल्की सी होकर मुस्कुरा कर बोली। हाँ भाई, अब हमारी बातें तो झूठी लगेंगी। वो हाज भाई जो तुम्हारी जीप भर कर तारीफ कर चुके हैं। वो शरारत से गुदगुदाते बोली। वो खिलखिलाती हंसी से लोटपोट होगी। फलक भी हंस रही थी। इनका नाम मत ले मेरे सामने। हंस हंस कर सुरख हुई। वो फिर से याद करके बदमजा हुई, जबकि फलक अभी भी शरारत के मूड में थी। क्यों, तुम्हें शर्म आती है? वो इसे छेड़ने लगी। अनाया से घूरने लगी। फिर इसकी हंसी जब्त करती सूरत देखकर खुद भी हंसी और फलक को भी हंसने का मौका दिया। बहुत बुरी हैं आप। वो कंबल तान कर लेट की। फलक इसके साथ ही कंबल में घुसकर इससे लिपटती बोली, और तुम बहुत अच्छी। इसके कहने पर अब अनाया से गुदगुदाने लगी, तो वो हंस हंस कर बेहाल हुई, और इसी तरह हंसते शरारते करते इनकी आंख लग गई। वलीमे का फंक्शन अरूज पर था। शहर का मशहूर बैंक्वेट बुक किया गया था, जिसे ऑफ वाइट और पर्पल थीम से सजाया गया था। फैज़ साहब के जानने वाले सियासतदान, बिजनेसमैन और मिल ऑनर्स से लेकर मकसूद और मंसूर साहब के दोस्त अहबाब, बलाज के दोस्त और साथी डॉक्टर्स के अलावा वहाज के सीनियर ऑफिसर और कोलीग सब इस तकरीब में शरीक थे, और सियाल ख़ानदान की शान शौकत को सराहे बगैर न रह पाए थे। सियाल खान खुद में ही अपनी एक मिसाल रखता पुरवकार और आला ख़ानदान का जिक्र निकल के जाने माने ख़ानदानों में किया जाता था। आगाजान रवायती सिंधी कलफ लगे सफ़ेद सूट में सिंधी टोपी पहने मेहमानों से मिल रहे थे, जबकि मंसूर साहब और मकसूद साहब भी इनके साथ साथ ही थे। नुसरत बेगम सफ़ेद सिंधी कढ़ाई वाला रवायती फ़्रॉक पहने स्टेज के बिल्कुल सामने सोफे पर ख़ानदान के दिगर मोजिज़ ख़वातीन के साथ बैठी बातें कर रही थी, जबकि फातिमा बेगम सारे इंतजामात देख रही थी। मान इनकी नज़र सामने स्टेज पर पड़ी, जहाँ एक जानिब ब्लैक 4 पीस में अपनी मर्दाना वजाहत को मज़ीद उजागर करते वह आज चांद से विराजमान था, और इसके साथ इसकी नाजुक सी बीवी, जिस पर लाइट पिस्ताई कलर की टेल वाली मैक्सी जो जदीद तराश खराश वाले डिज़ाइन से मज़यन थी, का बोझ डाल दिया गया था। हीरो की नाजुक सी ज्वेलरी और वलीमे की मुनासबत से लाइट मेकअप में जन्नत की हूर मालूम हो रही थी। फातिमा बेगम ने दिल ही दिल में इनकी नज़र उतारी। स्टेज की दूसरी जानिब वहाँ जैसे ही 4 पीस में बलाज मौजूद था, इसके साथ बैठी इसकी फॉरनर बीवी अपनी दिलकश नीले समंदर जैसी आंखों के हमरंग मैक्सी पहने बेइंतहा हसीन लग रही थी। हीरो की नाजुक ज्वेलरी और मेकअप ने इसके हुस्न को मज़ीद 4 चांद लगा दिए थे। इसके साथ ही बलाज की संगत की लाली ने इसके आरज़ों पर बिखर कर इसे जो दिलकशी फराहम की थी, वो सबसे निराली थी। ठीक से बैठो, क्या कर रही हो? इसे पीछे सोफे पर गिरते देखकर इसने जल्दी से इसकी कमर में हाथ डालकर इसे सीधा किया। मुझसे बैठा नहीं जा रहा, थक गई हूँ बहुत। वो मुंह बनाकर बोली। एक पल के लिए तो वह आज को भी इस छोटी सी जान पर तरस आया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। तुम थकने के अलावा भी कुछ करती हो? जब देखो कहीं ना कहीं सोई भी मिलती हो, फिर भी तुम्हारी थकन खत्म नहीं होती। वो जबड़े भेज कर बोला। आपको तो मेरी हर बात से मसला है। वो मुँह में बड़बड़ाई, पर इसकी बड़बड़ाहट खासी ऊंची होती थी, जिसे सुनकर इसे गुस्सा ही आ जाता। प्लीज़ ना, टेक तो लगा लेने दे, वो मिन्नत करते बोली। वहाज ने इसकी कमर में पकड़ मजीद सख्त कर दी, ताकि वो सोफे के पुर्ज से टेक न लगा सके। प्लीज़ ना, मेरी कमर टूट जाए। हाय वहाज, कैसे हैं आप? बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपका कपल बहुत प्यारा है। एक दरमियानी उम्र की औरत स्टेज पर आती ने मुबारकबाद देते हुए बोली, जिसे देखकर फ़ौरन खड़ा हुआ था। बहुत शुक्रिया मैम, वो मुस्कुराते हुए बोला, और नायक का तारुफ करवाने के लिए जैसे ही मुड़ा इसे सोफे से टेक लगाया, आरामदेह हालत में बैठे देखकर वो जी जान से जल गया, और इसने सामने मौजूद शख्सियत के मतवजा होने से पहले एक झटके से खड़ा किया। नाया हड़बड़ाई गई। कुड़ी टेक भी ना लावे, वह आ जाए तो जुलमा। क्या है, छोड़े ना। वो अपनी कलाई से इसके भारी हाथ को हटाने की कोशिश करते बोली, जबकि इसे घूरी डालते बोला, मिसेस फ़ारूक, ये मेरी वाइफ है अनाया, और ना ये मेरी सीनियर ऑफिसर होने के साथ साथ मेरे लिए काबिल एहतराम दोस्त फ़ारूक मजीद शहीद की वाइफ भी। इसने तारुफ करवाते कहा तो मिसेस फ़ारूक नरमी से मुस्कुरा दी, जबकि अनाया मुस्कुराई तक ना, बल्कि बगौर इन्हें देखती रही। वहाज ने जहाँ जबड़े भेजे थे, वहीं इन्होंने अजीब नज़रों से गुमसुम सी लड़की को देखा। आप भी पुलिस में हैं? इसने हैरानगी से सवाल किया। जी, इन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप कैसे, मतलब आप फ़ाइट कर लेती हैं अगर कोई चोर अनाया, ये सब बातें बाद में करेंगे। इसका हाथ दबाकर मसनूई मुस्कुराहट से दांत भेज कर कहते हुए इसे खामोश करवा गया, वरना न जाने वो क्या कुछ उगल देती वो। मिसेस फ़ारूक, प्लीज़ इंजॉय योर सेल्फ। इसे चुप करवा के इसने इन्हें देखते कहा, तो वो हंसती इन्हें इनका गिफ्ट पकड़ा कर नीचे उतर गई। भाज ने सुक्का सांस लिया, वरना आज वो इसकी बेइज्जती करवाने के पूरे इरादे रखती थी। अब कैसे सीने से लगाए बैठी रहोगी? डैमिट, रखो इसे नीचे। गिफ्ट को गोद में पकड़े देख वह हाथ दांत पीसते बोला, ये मेरा गिफ्ट है, मैं आपको नहीं दूंगी।
वो बच्चों की तरह ज़िद्दी अंदाज में बोली। फहाज ने ज़बरदस्ती से वो गिफ्ट पैक लिया और टेबल पर पटक दिया। इससे पहले अनाया कुछ बोलती, इनका फ़ोटो सेशन शुरू हो गया और इसके फ़ौरन बाद ही डिनर स्टार्ट हो गया। फहाज एक तो खुद गिफ्ट नहीं दिता उन्होंने, तो हुण दूजा ना गिफ्ट भी ना सीने ना ला के रखे। फलक बेटा ठीक से खाओ और नाया को भी खिला दो। वहाज गाड़ी तैयार की खड़ा, यहीं से वापस जाएगा, हवेली जाने की मोहलत भी नहीं दे रहा। डिनर स्टार्ट होते ही वहाज और बलाज दोनों ही स्टेज से उतर चुके थे, तो वो दोनों इकट्ठी बैठ के वेटर डिनर सर्व करने लगे। जब फातिमा बेगम ने मतला किया, अनाया का नवाला गले में अटक गया। मामी मुझे नहीं जाना। खाना खाकर बेहाल होती वो खांसी के दरमियान ही बोली। फलक इसकी कमर से हिला रही थी। फातिमा बेगम फिक्रमंदी से इसके करीब आ बैठी। अनाया तुम्हें समझाया ना, शोहर की बातों से इनकार नहीं करते। इसकी बेजा ज़िद पर फातिमा बेगम तनबीही लहजे में बोली। अनाया सर झुकाकर आंसू ज़ब्त करने लगी और फिर इसके रोने धोने का कोई असर न हुआ और वो ज़िद्दी इंसानी से रुखसत करवाकर अपने साथ ले उड़ा। आगे जाने इसकी रुखसती पर खासे रंजीदा थे, तो बाकी सबको भी कल की बजाय आज इसकी रुखसती का एहसास हो रहा था। कल तो एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल हुई थी, जबकि आज इनकी चिड़िया इनके घर से ही नहीं बल्कि इनके शहर से भी बहुत दूर चली गई थी। सब अफसुर्दा चेहरों और दुखी दिल के साथ हवेली रवाना हुए। हवेली पहुंचते सब मेहमानों समेत सब ने अपने अपने कमरों का रुख किया। सब बहुत थक चुके थे, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में चले गए। जबकि फलक चेंज करके जैसे ही रूम में आई, बलाज को चेंज किए बगैर बेड पर लेटे देखकर चौंकी, फिर इग्नोर करती ड्रेसिंग के पास आई और अपनी मैक्सी वहाँ पड़े हैंगर में हैंग करने लगी। फलक स्वीट हार्ट, अब इन सब कामों को छोड़ो और इधर आओ। इसने वहीं लेटे से पुकारा। फलक लब फेंचे अपने काम में मशगूल हुई। फलक, बलाज के लहजे में सख्ती तरह ऐसा तो यकीनन नहीं था कि वो इतनी खामोशी में भी इसकी बात नहीं सुन पाई थी, तो फिर इस इग्नोरेंस की वजह क्या थी? फलक, आई सेड कम टू द बेड। वो चबा चबा कर बोला। फलक लब काटती अपने हाथ रोककर हाथ में मौजूद ड्रेस को सख्ती से भेज गई। आई एम बिजी कहकर वो भी अपने ड्रेस को ड्रेस कवर में डालने लगी थी कि इसने एक ही जस्ट में इस तक पहुंचकर इसके हाथ से ड्रेस और ड्रेस कवर दोनों छीन कर दूर फेंक कर इसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर इसका रुख अपनी तरफ किया। इस बदतमीजी की वजह जान सकता हूँ मिसेस बलाज? सख्ती से एक लफ्ज़ पर जोर देते इसने पूछा। आंखें पल में सुर्ख हुई। फलक को इसकी जानिब देखते हुए भी खौफ आया। मैंने कब बदतमीजी की? सर झुकाकर वो मध्यम सी आवाज़ में बोली। शोहर के हुक्म को नज़रअंदाज करने को लंदन में आला इखलाकी अमल करार दिया जाता है। वो इस पर तंज करते हुए काफ़ी तेज़ लहजे में बोला। फलक शर्मिंदा सी होकर आएगी। कुछ हुआ? गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करते कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो तहम्मुल से बोला। फलक सर झुकाई, नफ़ी में सर हिला गई। बलाज ने नरमी से इसकी थोड़ी के नीचे 2 उंगलियां रखते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। सच सच बताओ फलक, कुछ हुआ है या किसी ने कुछ कहा है? संजीदगी से इस्तफसार करते वो इसकी भीगी पलकों को देख रहा था। फलक बहुत ज़बत के बावजूद भी खुद को रोकना पाई, हाथों पे चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोती। फलक, तुम मुझे परेशान करियो, बताओ मुझे आखिर हुआ क्या जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? वो चंचलाकर बोला। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या। कुछ नहीं, वो हुआ। वो आंसू से तर चेहरा साफ करते आहिस्ती से बोली। बलाज को मजीद गुस्सा है। फलक, मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या, और इस बार मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। वो सख्ती से बोला। फलक इसे देखने लगी। मुझसे शादी से पहले आप किसी से कमिटेड थे? इसने डायरेक्ट इसकी आंखों में देखते सवाल किया। इसकी नीली आंखें नीला समंदर बनी हुई थी। बलाज इनमें देखता एक पल के लिए ठिठका, लेकिन अगले पल वो खुद को संभाल कर मुस्कुराया। ऐसा तुमसे किसने कहा? इसने सवाल के जवाब पर सवाल के। फलक झंझलाकर पहलू बदल की। आप सिर्फ ये बताएं कि ये सच है कि नहीं? वो चुपते लहजे में बोली। बलाज मुस्कुराया। तो तुम्हारे इतने रूड बिहेवियर की यही वजह है कि तुमसे किसी ने मेरे खिलाफ बातें की हैं? वो इसका हाथ थाम कर नरमी से पूछने लगा। फलक इसकी आंखों में देख रही थी। वो बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि आप पहले अंगेज थे और लंदन से। बस मैं समझ गया। तुम्हें मुझ पर यकीन है या इन सब पर? वो उसके लबों पर उंगली रखकर इसे चुप करवाते बोला। आप पर। वो नज़र झुकाकर बोली। तो फिर दूसरों की बातों पर यकीन क्यों किया? इसकी थोड़ी जकड़ते ज़रा सख्ती से बोला। वो डर गई। सॉरी। वो फ़ौरन माजरत करने लगी। अब सॉरी बोलकर पराया भी मत करो। वो इसके गाल पर अपने हाथ की पुष्ट फेरते ही अक्सर बदले हुए अंदाज में बोला। फलक मेरी जान, कभी भी किसी गैर की बात पर यकीन करने से पहले मुझसे कंफर्म ज़रूर कर लेना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन खुद पर उठी उंगली और इल्ज़ाम नहीं। सो प्लीज़ आइंदा एहतियात करना। इसने इसके सवालात की तस्दीक की, ना ही तरदीद, बल्कि इसका जहन इन सब से हटाते हुए तनबीह भी करती, जिस पर फलक सर हिलाते हुए खुद को बावर करवाने लगी कि कभी किसी की बात पर यकीन नहीं करेगी। तो क्या उन्होंने दास्ते ऐसे फिर बाद में जब बाहर से किसी को बात पता चलती है तो बाद में फिर तुम लोगों की शक्लें देखने वाली होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। चलो अब रिलैक्स हो जाओ। वो इसलिए बेड पर इसे लेटाते खुद भी इसके करीब ही दराज हो गया। आइंदा मैं नीले समुद्रों में तुगयानी ना देखूँ। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है और मैंने हमेशा मुस्कुराते देखते हुए देखना चाहता हूँ। वो इसकी आंखों को बारी बारी चूमते हुए मोहब्बत से समझाते हुए बोला। बेख्तियार फलक के होंठों पर मुस्कुराहट खिली थी। उफ़, तुम्हारी ये स्माइल। वो घायल होते अंदाज में कहता। अचानक इसके डिम्पल पर छुका। इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। आई लव यू। इसने इस पर झुकते इसकी आंखों में देखते बोला। फलक भी इसकी आंखों में झांकने लगी, जहाँ सच्चे जज्बों के जुगनू जगमग कर रहे थे। फलक की मान न लाती तो क्या करती? वो नजर चुरा गई। तुम्हें पता है निकाह से अब तक मैं तुम्हें कोई 10 दफ़ा आई लव यू बोल चुका हूँ और तुमने एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया। वो शिकवा के ना लहजे में बोला। फलक एक बार फिर दिलकशी से हंस दी। कब दोगी?
इसने इसकी नाक पर दांतों से हल्का सा दबाव डालते पूछा, क्या? इसके पीछे होने पर वो इसने हैरानगी से पूछा, जवाब। इसने आंखें घुमाई। कौन सा जवाब? वो फिर से अनजान बनी। अभी बताता हूँ। वो इसके अनजान बनने पर खतरनाक तेवरों से कहते इसके लबों पर झुका और शिद्दत पर लम्स छोड़ते वो पीछे हुआ और लाइट्स ऑफ करते इसे बाहों में भरकर दोनों पर कंबल तान कर लेट गया और इस पर अपने प्यार की बारिश बरसाना एक बार फिर शुरू कर दी और फलक की जान मुश्किल में फंसा दी। उठो, मलकालिया घर आ चुका है। इन्हें कराची पहुंचते पहुंचते फजर हो गई थी। इस वक्त आसमान पर अंधेरा तो तकरीबन रुखसत होने के करीब था। मशरिक से सूरज अपनी आमद की खबर देने लगा था जब इसने मुसलसल 3-4 घंटे की ड्राइव के बाद अपने बंगले के बाहर गाड़ी रोकी और घूमकर इसके साइड में आते से जगह जो पूरे रास्ते सोती आई थी। अनाया, अपनी बात का इस पर कोई असर न होते देखकर उसे झंझोड़ते हुए जोर से गिर जाए तो वो गड़बड़ा कर उठी। निकलोगी बाहर या क्रेन मंगवाऊं? वो दान पर दान जमाए बोला। थकन जिसकी आंखें भी बंद हो रही थी, ऊपर से अनाया के नखरे। हम पहुंच गए कराची। वो अंगड़ाई लेते हुए इस आसपास देखते इस्तफसार करने लगी। वो हाथ ने जबत का मुजाहिरा किया। और मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ कि क्रेन मंगवानी पड़े। वो बड़बड़ाते हुए गाड़ी से निकली। पर ये क्या? बेध्यानी में बाहर निकलते हुए वो पाँव में पहनी हील और भारी टेल मैक्सी को अक्सर फरामोश कर चुकी थी, जिसके बाद इस गाड़ी से बाहर कदम रखते जोरदार चीख के साथ ज़मीन बोस हुई। फहाद जो डिग्गी से सामान निकाल रहा था वहीं खड़े गर्दन निकाल कर इसे देखा और दांत पीसते हुए दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। अनाया मदद न मिलने पर आवाज़ रोने लगी। यार ये तो ज़्यादती है। नवी नवेली दुल्हन तेरी ठा ज़मीन पर डिग्गी पई तो तेन कोई परवाह ही नहीं है। ड्रामेबाज। वो बड़बड़ाता हुआ सामान लिए अंदर की जानिब बढ़ गया। अनाया इस कदर नाकदरी पर जोर शोर से रो रही थी जब अंदरूनी दरवाजे से वहाज की बजाय किसी अनजान शख्स को बाहर निकलकर खुद की समीत आते देखकर ठिठक कर चुप हुई। दरमियानी उम्र की शख्सियत के मालिक बेपनाह खूबसूरत मर्द वो बिल्कुल वहाज की कॉपी लग रहे थे, या शायद वहाज इनकी कॉपी था। इसी की तरह लंबा चौड़ा वजूद, काली शलवार कमीज़ में मलबूस, चेहरे पर संजीदगी के साथ तीखे नकूश। बस इनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी कुछ बड़ी हुई थी और इसमें उम्र के तकाजे के बाइस कुछ सुरमई बाल मौजूद थे। मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? वो एकटक इन्हें देख रही थी। हालांकि वो इसके करीब पहुंचते इसके पास पंजों के बल बैठ गए और इसे शफकत से देखते पूछने लगे। इसकी महवियत तब भी न ख़त्म हुई तो मोहब्बत से मुस्कुराते इसका सर से हिलाने लगे। वो करंट खाकर होश में। आप कौन है? वहाज अंदर। आप भूत तो नहीं है? वहाज का भूत? वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहती अपने दिमाग के मुताबिक सोचती एकदम उछल कर खड़ी भी और चीखने लगी। अरे अरे मेरी जान, मैं भूत नहीं हूँ। हाँ। वो कहकर कहका लगा उठे। इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। वो वाकई ने कोई भूत समझ रही थी। नहीं, आप भूत है। भूत बहुत ज़ोर से हंसते हैं। वो इनसे दूर होती डरते डरते बोली। इसके कहने पर इन्होंने अपना कहका बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। वह आज भी आपके साथ रह कर भूत बन चुके हैं। इतनी ज़ोर से बोलते कि मैं डर जाती हूँ। वो अपनी मैक्सी उठाए मुसलसल इनसे दूर कदम लेती हुई बोली, आप भूत हो ना? प्लीज़। अनाया, इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल कर पाती अंदर जाते वहाज ने इसकी बात बीच में काटते से तनबीही अंदाज में पुकारा, वहाज ये जस्ट शट अप, बेवकूफ़ लड़की, जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। वो दोबारा से टोकता धाड़ा अनाया रोनी सूरत बना गई। वहाज क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हो? इन्होंने वहाज को टपटा। चाच वहाज को डांटते वो अपने इनाया के सीने बड़े थे कि वो चीख कर वहाज के सीने से लगी। इन्हें कुछ कहता वहाज एकदम खामोश हुआ था। अनाया इसके सीने से लगी थर थर काँप रही थी। वहाज शर्मिंदा सा हो गया जबकि वह सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। वहाज ये बिहेव अनाया, ये महबूब चाचू हैं, तुम्हारे मामू। इससे पहले इसकी वही रट दोबारा शुरू होती वो छटके से खुद से अलग करके इसके मुंह पर धाड़ता बोला। इसकी धाड़ पर जहाँ वो थमी थी वहीं इसके अल्फाज समझ पे आने पर बकौर सामने मौजूद शख्स को देखने लगी। आंखें ने देखते ही देखते समंदर बनकर बहने लगी। होंठ कपकपाने लगे। महबूब साहब भी एकटक इसे देख रहे थे जब वहाज बोला, आए अंदर चलते हैं। इसका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला। अनाया इसके साथ खींचती चली जा रही थी लेकिन नजरें अपने पीछे छोटे छोटे कदम उठाकर चलते महबूब साहब पर ही टिकी थी। अंदर आकर वहाज ने इसे सोफे पर बिठाया खुद मुलाजमा को जगाने के लिए किचन में गया ताकि इसे फ़ोन करके सके महबूब साहब भी वहीं आ बैठे। अनाया बेटे इधर आए। कुछ देर की खामोशी के बाद वो धीरे से बोले। अनाया ने ऐसे इन्हें देखा जैसे ख्वाब से जागी। कुछ देर सोचती रही फिर उठकर इनके करीब फर्श पर बैठ गई। अरे अनाया बेटा ऊपर बैठे। वो इसे अपने कदमों में बैठे देखकर वो चौंक कर बोले, पर इसने अपने घुटनों पर सर टका कर बैठते खामोश रह गए। ज़िंदगी में पहली बार इसने इन्हें देखा था और इस तरह का रवैया वो दिल में अजीब एहसास रखते बोले, आप नाराज़ हैं मुझसे? इन्होंने बिना तमहीद के सवाल किया। नहीं। वो इनके घुटने से सर उठाकर नफ़ी में सर लाते बोली। आंखें मुसलसल बह रही थी। महबूब साहब लब काटने लगे। बाकी सब आपसे बहुत नाराज़ हैं। वो बताने लगे। वो अफसुर्दा सी मुस्कुराहट से सर हिला के। जानता हूँ आपको मुझसे गुस्सा होना चाहिए, मेरी वजह से आपके वालिदैन। वो कहते कहते चुप हो गए। सादिया बहुत नाराज़ होगी मुझसे, कहते इनकी आंखों से आंसू टूटकर इसके हाथ पर गिरा। नहीं मम्मा, किसी से नाराज़ नहीं है। वो हिचकी लेते हुए बोली। इसने अपनी ज़ख्मी नज़रें इस पर टकाई। इनकी डायरी में लिखा है वो आपसे नाराज़ नहीं है। इसने दिल के दर्द को दबाते बताया। इसकी माँ को इसके सब मामों से ज़्यादा वही अजीज़ थे जिस पर वो अपना सुहाग पार कर भी इनसे नाराज़ नहीं थी, बल्कि वो तो इन पर अपना खून भी माफ़ कर सकती थी। शायद बहनें भाइयों से इतनी मोहब्बत करती हैं। आप सच कह रही हैं? वो रोते हुए बेयकीनी से बोले। अनाया ने सर इस बात में हिलाते हुए इसे सीने से लगाकर बेपनाह रो दिए।
अनाया भी अपना गम गलत करने लगी। इसे तो अपना दुख आंसुओं के जरिए बहाने का वैसे भी मौका चाहिए था। मैं सबका मुजरिम और आपका तो सबसे ज़्यादा। मुझे माफ़ कर दे मेरा बच्चा। इसके सर पर थोड़ी टिकाते हुए वो बहती आंखों से शर्मिंदा से बोले। मामू प्लीज़ माफ़ी मत मांगे, आप बड़े हैं। वो इन्हें टोकने लगी। एक बार फिर कहें। क्या? वो नासमझी से इन्हें देखने लगी। मुझे मामू, इन्होंने फरमाइश की। अनाया भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मामू जान, वो कहकर एक बार फिर फुट फुट कर रो दी और महबूब साहब को भी रुला गई। फलक कैसी थी? कुछ देर से सीने से लगाए बैठे रहे। जब इसके सिसकने में कमी आई तो वो बोले और इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। ठीक थी। इसे सर झुकाकर बताया। दरअसल इनसे अपनी तासुरात छुपाने की कोशिश की थी। आपको अपनी बहन से मिलकर कैसा लगा? इससे हसार में लिए वो इसे इस्तफसार कर रहे थे। बहुत अच्छी, वो बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट सी। इनफैक्ट हमारी दोस्ती भी हो चुकी है। वो आंखों में आई नमी को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। आपको बुरा लगा होगा ना, इसने आपकी जगह ले ली। इन्हें बेशुमार खदशात थे। अपनी जवानी में इन्होंने बहुत सी गलतियाँ की थी जिसका खमियाजा वो भुगत रहे थे सबसे दूरी की सूरत में। और इस खमियाजे में जो इनकी शराकतदार थी वो थी अनाया। वो बेचारी तो बिना कुछ किए ही सज़ा भुगत रही थी बचपन से अब तक। और अब जब वो ज़िंदगी की पहली और आखिरी खुशी पाने के करीब हुई तो फिर से इनकी ज़िंदगियों में आ चुके थे, चले आए। और आती सबसे बड़ा नुकसान इसे ही दिया, अपनी बेटी को इसके मंगेतर से शादी करवा कर। इन्होंने मेरी जगह नहीं ली मामू, इन्हें मेरी जगह दी गई है। वो आंसू का गोला हलक से उतार कर बोली। ज़बत के बावजूद भी इसका लहजा भारी हो गया। बुरा तो मुझे तब लगता जब वो खुद मेरी जगह पर काबिज होती। इन्हें तो ज़बरदस्ती मेरी जगह पर मुंतकिल किया गया और इसमें इनका क्या कसूर? भला महाजिर भी कभी कसूरवार हुआ है? कसूरवार तो हिजरत करने पर मजबूर करने वाले होते हैं। आंसू टूटकर इसकी आंखों से मोतियों की सूरत किए रहे थे। अपनी जगह किसी को देना बाकी आसान काम नहीं होता। तुम बहुत सब्र वाली हो नाया। मैंने तुम जैसी साबर लड़की नहीं देखी। अपनी मंगनी के टूट जाने और अपनी जगह किसी दूसरी लड़की को देखकर तो लड़कियां न जाने क्या तूफान मचा देती हैं, और तुमने इसी लड़की को अपनी दोस्त बना लिया। वो वाकई हैरान थे। सज़ा इसे ही मिलनी चाहिए जिसका कसूर हो। फलक बेकसूर और जो कसूरवार है, इन्हें सज़ा देने की मुझ में सक्कत नहीं। वह सटबंद से बोली और इसके लहजे पर चौंके। निकाह से पहले मुझे नहीं मालूम था कि बलाज एंगेज्ड है। इन्होंने जैसे अपनी सफाई दी। सिर्फ आप ही तो कसूरवार नहीं है, और लोग भी तो शामिल थे और जो सब कुछ जानते थे। इसने खूंखार नजर दरवाजे पर खड़े इनकी बातें सुनने वहाज पर गिराई। इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते महबूब साहब खामोश के वहाज लब भेंचे खड़ा था। तुम आराम करो, मेरी जान थक गई होगी। वो इसके सर पर हाथ फेरते से आराम करने की हिदायत करने लगे तो वो इनके पास से उठकर जाने लगे। जब पीछे से आते वहाज ने इसका हाथ थामा और ऊपर चढ़ती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। महबूब साहब की नज़रों ने इनका अक्स ओझल होने तक इनका पीछा किया। बहन का मुझे होने का जो दुख था वो इनकी माफ़ी के बाद कुछ कम हो गया था, लेकिन भांजी की आंखों में जो सब कुछ खो देने का दुख था वो इन्हें नई परेशानी में डाल चुका था। ये हमारा रूम है, वार्डरोब की राइट साइड तुम्हारी है, जहाँ तुम्हारे कपड़े मौजूद है। वॉशरूम में भी ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं, जाकर फ्रेश हो जाओ। वो इसे आगाह करता अपना कोट उतार कर सोफे पर उछाल चुका था और घुटन के एहसास से कमरे की खिड़कियां खोलने लगा। जब अनाया के अजीब सवाल पर इसकी जानिब में तवज्जो हुआ। इस घर में कितने कमरे? 10। वो नासमझी से देखता हुआ बोला। जानता था कि वो एक नई खिचड़ी दिमाग में पका चुकी होगी। और इस पोर्शन में इस रूम के अलावा और भी रूम्स होंगे? इसने दूसरा सवाल किया। वह हाथ आंखें छोटी करके से देखने लगा। इस घर का नक्शा मैं तुम्हें फुर्सत से बताऊंगा, पहले फ्रेश हो जाओ, मुझे भी फ्रेश होकर आराम करना है। वो चबा चबा कर बोला। अनाया माथे पर बल लाई से देखने लगी। मुझे आपके साथ एक कमरे में नहीं रहना, मैं दूसरे कमरे में रहूँगी। मेरा सामान वहीं शिफ्ट करवा दे। वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। क्या कहा? दोबारा से कहना। एक झटके से इसका बाजू गिरफ्त में लेकर इसे अपने बिल्कुल करीब करते गुस्से से बोला। अनाया सहम कर इसे देखने लगी जिसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। मैं दूसरे रूम, अगर यहाँ रहना है तो रहो, वरना तुम्हारी वो हालत करूँगा कि दुनिया में भी नहीं रहोगी। चुपचाप फ्रेश होकर आओ, और इस बार तुम्हारी ज़रा भी आवाज़ मुझे आई तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। गुस्से भरी धमकी का इस पर खातिर ख्वाह असर हुआ। वो जल्दी से वार्डरोब की तरफ फाइल खोल कर देखने लगी, पर वहाँ अपनी पसंद का एक भी ड्रेस मौजूद न पाकर पाँव पटकती वापस रूम में आई। ये क्या, यहाँ मेरी पसंद का एक भी ड्रेस नहीं है। वो इसके सामने आती मुँह बनाकर बोली। वह हाथ को ताऊ सा आने लगा। वो इसका बाजू पकड़े से ड्रेसिंग रूम में लाया और वार्डरोब से एक ड्रेस निकाल कर से थमाया और बोला। अब से तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी, आई सब बात समझ में? वो ख़तरनाक संजीदगी से बोला। अनाया मजबूरन सरस बात में हिलाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। जी तो गाइज़, यहाँ पे एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।